शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के विषय में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में मेनली दो मेथड्स होते हैं। एक है आत्मनिष्ठ या अवलोकन विधि, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव या ऑब्जर्वेशन। इस विधि में हम एक व्यक्ति विशेष का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंडिविजुअली या ग्रुप में। कि जैसे सपोज करिए ना, हमको आपके क्लास का शशि प्रताप सिंह का अवलोकन करना है, तो ऑब्जर्वर इन्हें देखेगा, ये किस जगह जा रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये एक व्यक्ति का हुआ, इसीलिए इसे आत्मनिष्ठ या सब्जेक्टिव कहते हैं। और दूसरी विधि है वो वस्तुनिष्ठ या विवरणात्मक विधि है। इस विधि में और इसमें क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव रूप में उसका अध्ययन करते हैं, यानी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, एक ग्रुप पर करते हैं। अब सब्जेक्टिव मेथड्स में जो विधियां हैं उसमें आत्मनिरीक्षण या अंतर्मुखी अवलोकन, हम अपने आप अपने भीतर जानते हैं, अपना अवलोकन करते हैं, हम क्या हैं, हमारे में कमियां क्या हैं, हमारे में दोष क्या हैं, हम अपनी कमियों को किस तरह कम कर सकते हैं और अपने गुणों को कैसे हम और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये विधि जो है ये आपकी एक व्यक्ति विशेष की है। आप स्वयं के विषय में चिंतन करिएगा और अपने विषय में, जैसे कि मैं आपको टास्क दूंगी बाद में कि कल आप अपना आत्मविश्लेषण करके एक पेज पर मुझे अपने विषय में 50 शब्दों में लिखेंगे कि आपने अपना विश्लेषण। दूसरी विधि है निरीक्षण या बहिर्मुखी, यानी इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसमें दूसरे का निरीक्षण है। बहिर्मुखी यानी कि जो बच्चा अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है उसका हम अवलोकन करेंगे कि अगर एक बच्चा किसी की हेल्प कर रहा है, खुद के कर लेंगे, मैं तुम्हारे साथ हर समय हूं, अगर ये बच्चा कह रहा है तो ये वो बहिर्मुखी स्वभाव दिखा रहा है, यानी कि जो उसके अंदर भावना है उसे वो प्रकट कर रहा है। तो इसके आधार पर हम उस बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। हाँ, ये बच्चा, ये व्यक्ति बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर का है, सबकी मदद करता है, isn't it? नाउ आपके ऑब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड में आते प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस विधि में हम कुछ परीक्षणों द्वारा उस बालक का की एनालिसिस करके हम उसके व्यक्तित्व के विषय में, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति के विषय में हम बताएं। नेक्स्ट आता है जीवन इतिहास, केस स्टडी। यदि कोई व्यक्ति है या कोई क्लासरूम में बच्चा बैठा है और वो बहुत शांत है, एक्टिविटी नहीं दिखाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके जीवन में कोई ऐसी घटना या दुर्घटना घटी है जिससे वो शांत रहना सीख गए। क्योंकि बच्चों का नेचर होता है हंसना, खेलना, लड़ना, झगड़ना, क्लास में भी बहुत ही डिसिप्लिन से हम नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम उसके जन्म से, हालांकि जन्म क्या, गर्भावस्था से ही उसकी माँ के साथ क्या क्या विसंगतियां हुई, जन्म के बाद उसके साथ सब क्या परिस्थितियां हुई, और उसकी पूरी जीवन क्या था प्रेजेंट डे तक, जिस दिन हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तब तक की हमें इंक्वायर करना पड़ेगा। और हम उसकी इंक्वायरी किससे लेंगे, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके रिश्तेदारों, उसके फ्रेंड्स से, उसके शिक्षकों से, यानी कि जो भी सोर्सेस है उस सोर्सेस से हम उस बच्चे की मानसिकता, उसके बच्चे के मन में क्या चल रहा है, मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। तब हम प्रेजेंट टाइम में बच्चे को डांटना नहीं है, हम टीचर नहीं है जैसे वर्तमान में होते थे, आंख में चश्मा, हाथ में डंडा, टीचर जाए और सबके मुंह पे भाला बज जाए, ऐसा नहीं। इस समय टीचर को एडुकेटेड कहा जाता है। एडुकेटेड मतलब गिविंग एजुकेशन विद केयर, हमको केयर के साथ बच्चे को एजुकेशन देना है। अब हमें उस बच्चे की केयर करनी है, बेटा क्या बात है, ऐसे तुम्हारे पर उसे बताना नहीं है कि मैंने आपकी स्टडी करी है, ये गुप्त रखा जाता है। अदरवाइज उस बच्चे के मन में एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि सर या मैडम तो हमारे विषय में सारी बातें जान चुके हैं, हमारे परिवार के विषय में जान चुके हैं।
स्टडी करके हम उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे और बेस्ट से बेस्ट उसके फ्यूचर के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, उस बच्चे, सपोज करिए कोई बच्चा है क्लास में बहुत एक दूसरे से लड़ाई करता है, दूसरे की कॉपियां वगैरह, तो उसके रूट कार्ड में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसको बहुत ही रिस्ट्रिक्शन में रखा गया है, बहुत ही उसे लिमिटेशंस में रखा गया, सीमाओं में, ये न करो, वो न करो, ये न तोड़ो, वो न तोड़ो, ये न सर। तो ये सारी चीजों का बच्चे के मेंटल स्टेटस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ग्रोइंग एज में चाइल्ड को ग्रो करने देना चाहिए। उसके अंदर जो भी खुराफात है या अच्छी बातें हैं वो उभर के आनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि इसके अंदर क्या क्या भावनाएं हैं और कौन सी भावना प्रबल। कहीं खुराफात की भावना तो प्रबल नहीं है, तो उसको कम करने का प्रयास किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। पेरेंट भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं और टीचर तो साइकोलॉजिस्ट होता ही है। टीचर के तो 20 ट्रेड्स हैं, उन 20 ट्रेड्स को एक टीचर में होना चाहिए। मान लीजिए 20 ट्रेड्स तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मोर देन 50 ट्रेड्स तो होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे शिक्षक कहलाने के योग्य होंगे। और अगर 50 से ऊपर जितना होता गया, 70 है, 75% है, 85% है, तो आप गुड, बेस्ट और एक्सीलेंट टीचर की कैटेगरी में आप आ जाएंगे। देन इसके बाद आता है उपचारात्मक या निदानात्मक विधि। उपचार आप जानते हैं, कोई रोग होता है तो उसका उपचार करते हैं। इसी तरह से किसी के जीवन में कोई समस्या होती है तो उसकी भी रेमेडी करते हैं, उपचार करते हैं। और उपचार करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि दवाएं काम नहीं करती, जो हम टूल लगाते हैं, जो हम सिद्धांत लगाते हैं बच्चे की समस्या का समाधान करने की, वो कभी कभी बहुत सक्सेस नहीं होती। तो ऐसी दशा में फिर और हम गहराई से जाते हैं और उसके निदान के रास्ते खोजते हैं, डायग्नोस करते हैं। डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो आप सब पूछते हैं कि इसके पहले आपको कब खांसी आई थी, कितने दिन तक आई थी, कितने दिन तक बुखार आया था। तो पूरी डायग्नोसिस के बाद उसकी एनालिसिस करके फिर वो अपना मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, यानी उपचार स्टार्ट करते हैं, ताकि और फिर फॉलो अप लेते रहते हैं कि कितना सुधार हुआ। और इसके बाद होता है साइको एनालिटिक, मनोविश्लेषण विधि। ये विधि फ्राइड के द्वारा दिया गया है। फ्राइड बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इदम अहम परहम, ईगो एंड सुपर ईगो। हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों भावना है। ठीक, हमारा व्यवहार हमारे अचेतन मन की उपज है। जो कुछ भी हम अपने अचेतन मन में सोचते हैं वही हमारे व्यवहार में प्रदर्शित होता है। अब अचेतन मन को तो हम पढ़ नहीं सकते, अर्धचेतन मन को हम कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे नींद में कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, तो वो बड़बड़ाते नहीं है, वो उनके मन के अंदर दबी भावना उभर करके आती है, जिसे वो रियल लाइफ में एक्सपोज नहीं कर पाते। तो इसमें व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण किया जाता है कि कितना इसमें अहम है। अहम का मतलब मैं का आकार कितना, मैं का आकार जब तक अहम रहता है तो मैं भी कुछ हूं, सबके अंदर होना चाहिए। मगर जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे हम मदमस्त होते जाते हैं, और ये ठीक नहीं है। अहम की भावना होना ठीक है, लेकिन अहम एक सीमा में ही होना चाहिए। अहम के आकार को बढ़ने नहीं देना चाहिए। हम भी कुछ हैं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को कुछ समझोगे नहीं, आप अपना रेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं, आत्मसम्मान नहीं कर पाओगे। और आत्मसम्मान बहुत ही आवश्यक है। हम भी कुछ हैं, ईश्वर की एक रचना है, एक क्रिएशन है, और सबसे दी बेस्ट क्रिएशन। इतना अच्छा माइंड है, हम चांद सितारों पर पहुंच जाते हैं और कहां कहां क्या क्या खोजे कर लेते हैं। तो इस तरह से आपकी ये मनोवैज्ञानिक विधि की बात आती है विकासात्मक विधि, यानी डेवलपमेंटल। इस विधि में हम पल पल बच्चे के होते विकास का अध्ययन करते हैं।
उसके फिजिकल टास्क होने चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी क्या करें। अब देखिए, छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है तो वो उसे बोलते हैं रोता है, भूख लगती है तो रोता है। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है बबलिंग करने लगता है, आ बा गा गा मो ऐसे करने लगता है। और थोड़ा बड़ा होता है तो दो चार माँ बा पा इस तरह बोलता है। और बड़ा होता है तो दो दो शब्दों को मिला के माँ माँ पा नी मम मम, सभी बच्चे मम मम हो। तो एक स्टेज है कि इस उम्र का बच्चा ये काम कर लेगा। 1 साल के बच्चे से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो कुछ इशारों से अपनी एक्टिविटी बता देगा। भूख लगी है, प्यास लगी है, तो पोटी लगी है, सुसु लगा है, और कोई चीज उसे अच्छी नहीं लग रही तो डिनाई कर देगा, अच्छी लगेगी तो वो चेयरफुल एक्सप्रेशन उसके फेस पर है। 2 साल का बच्चा और भी अधिक करेगा, कुछ छोटी छोटी पोएम्स भी बता देगा, कुछ गोले ओले कुछ करना, हर चीज में हम करेंगे। सबसे पहले तो वो झाड़ू और वाइपर उठाता है। ये टॉडलर एज होती है, ये इसका पेट काम है, झाड़ू वाइपर उठाएगा जरूर। और जो घुटने चलता बच्चा 6 या 8 महीने का होता है, वो किसी भी होल में फिंगर जरूर डालेगा, किसी भी होल में, कहीं भी होल फिंगर उसे जरूर डालना। स्विच बोर्ड में डालेगा या कहीं घर में कहीं वो है उसमें डालेगा। तो ये बिल्कुल हर उम्र के साथ साथ, विकास के साथ साथ उसकी एक्टिविटी, उसकी एजुकेशनल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, रीजनल ग्रोथ। अब 2 साल का बच्चा, 1.5-2 साल का बच्चा मम्मी पापा के साथ अगर टेंपल जाता है तो उस जय करेगा, घंटी बजाने के लिए करेगा। दूसरे रिलीजन का बच्चा है, वो अपने मम्मी के साथ जाता है मुस्लिम रिलीजन में, तो वो जरूर ऐसे अदाब करेगा, या जैसे झुकते हैं लोग वो उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन प्रेयर का जो वे है वो करेगा। और वही सिख धर्म का बच्चा होगा तो वो गुरु गोविंदा जरूर टूटी टूटी भाषा भी बोलेगा। और क्रिश्चियनिटी में होगा तो वो कैंडल लेकर के, मम्मी पापा अगर खड़े हैं वो है तो उनकी कैंडल को पकड़ेगा या दूसरी कैंडल की डिमांड करेगा। तो ये सारे ग्रोथ्स होते रहते हैं। तो इसमें जैसे जिस स्टेज पर, जिस उम्र पर बच्चे की जैसे ग्रोथ होनी चाहिए, अगर प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यवधान है। वहां पर उस बच्चे के लिए, उसके सुधार के लिए करना चाहिए, क्योंकि एक चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक आज का बच्चा ही कल का भविष्य है। तो एक बच्चा भी अगर हमारा वंचित रह गया इन सब सुविधाओं से तो बहुत बड़ी राष्ट्र की हानि होगी। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। जहोदा जी ने, मनोवैज्ञानिक जहोदा ने कुछ अपना विचार दिया है। इसमें है इस दिशा में सबसे अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रयोग विलियम वुंड द्वारा किया गया था। इन्होंने लिप्टिन में स्थान है, ये अमेरिका में, लिप्टिन में सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित। और उसके बाद जहोदा जी ने एक्सपेरिमेंट किया था ऑब्जर्वेशन कंट्रोल्ड सिचुएशन में, कि एक बच्चे को कंट्रोल्ड सिचुएशन में रखा जाए। कंट्रोल्ड सिचुएशन का मतलब है कि उसे एक कमरा दे दिया जाए, उसके टॉयज दे दिए जाए, उसकी बुक्स दे दी जाए, उसकी ड्रेसेस दे दिए जाए, और देखा जाए कि वो उसके साथ क्या करता है। क्या टॉयज को खेलने के बाद एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखता है, क्या शू को यूज पहनने के बाद आकर शू रैक में रखता है। तो उसका ऑब्जर्वेशन करके कि उसकी मनो में अगर वो सिस्टमेटिक चल रहा है, इसका मतलब उसकी साइकोलॉजी है वो आगे फ्यूचर में चलती एक डिसिप्लिन चाइल्ड बनेगा और एक नेशन के लिए एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन बनेगा। तो इस तरह से हम ये मनोवैज्ञानिक विधियां हुई। और फिर आज का यहीं पर कोर्स, और कल हम आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। जिसकी इसकी आदत नहीं है ना, 3 घंटे पढ़ के थक जाते हैं। अरे सर क्या करें सर मैं कमजोर हूं, मुझसे होती नहीं है पढ़ाई IIT की।
सर मैं तो 3 घंटे पढ़ पाता हूं, बचपन से कमजोर हूं सर। बेटा, इंसान अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी खुद डिसाइड करता है। इसीलिए कहा जाता है ह्यूमन इज द ओनली स्पीशीज जो सेल्फ अवेयर है। जानवर थोड़ी ना हो तुम कि सेल्फ अवेयर नहीं, तुम सेल्फ अवेयर हो, तुम इंसान हो। वी कैन चेंज आवर हैबिट्स, वी कैन चेंज आवर शेड्यूल, वी कैन चेंज आवर एबिलिटी, वी कैन चेंज आवर कैपेबिलिटी बिकॉज वी आर ह्यूमन। तो ये मैं तुमको एक कुछ बातें आज समझाना चाहता